अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम तीन मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक तो वो लेटर है जो मिनिस्ट्री ऑफ NHS R&C ने 11 अक्टूबर को लिखा है, जिसमें 23 अक्टूबर को फाइनल मीटिंग होने जा रही है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और तिब के इदगाम की और दीगर जो काउंसिल्स हैं उनके इदगाम की। दूसरा हम बात करेंगे कि जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो नामुनासिब हैं और उनका तब्दील किया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मौजू है वो ये है कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन जो है वो 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस सिलसिले में जो फरीक़ैन सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने नामुनासिब लहजा, नामुनासिब लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल करनी शुरू की है, तो तीसरा मौजू हमारा उस पे है, उस पे बात करेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी जो नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट जनाब हकीम अहमद सलीमी साहब की सरबराही में तिब की जितनी भी जमातें हैं वो खा उनके खिलाफ हैं या उनकी हिमायत में हैं, वो उन सब का एक प्लेटफॉर्म है। उसमें वफाक अतिब्बा जो पाकिस्तान की बड़ी तंजीम है वो भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान तिब्बी अलाइंस भी उसका हिस्सा है, जो ग्रेजुएट्स की एसोसिएशन है वो भी उसका हिस्सा है, फार्मास्यूटिक्स जो हैं वो भी उसका हिस्सा हैं, कॉलेजेस भी उसका हिस्सा हैं, प्रैक्टिशनर्स भी उसका हिस्सा हैं। मतलब वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब भी कोई इस तरह का इशू आता है तो उस प्लेटफॉर्म से वो एक मुश्तरका लाए अमल तय करते हैं और उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद करते हैं। और मैं एहसानमंद हूँ हकीम अहमद सलीमी साहब का और दीगर जमातों का। उसमें वफाक अतिब्बा से जो है वो मुशर्रफ अली जैदी साहब हैं। बाकी लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज को भी इस बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनाया हुआ है, मेंबर बनाया हुआ है। तो जुमे का रोज मीटिंग थी, तो मैंने अपनी तजवीज़ पेश की कि अगर इसको रोकना है तो इसका एक हल ये भी है कि कोर्ट में जो है वो जाया जा सकता है और 4 सितंबर के लेटर को लेके जाया जा सकता है। फिर हकीम अहमद सलीमी साहब ने उस पर बड़ी तफसील से वजाहत की और उन्होंने बताया कि हमने ऑलरेडी जो है वो एक बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे ये मशावरत की है और उनका ये कहना है कि मुजव्वज़ा एक्ट पे तो जो है वो रिलीफ नहीं मिल सकता। हाँ, इस बेस पे मिल सकता है कि इसमें जिस फरीक के साथ ज्यादती हो रही है, इसमें सिर्फ एक फरीक है जो होम्योपैथी का है, उसके साथ ये ज्यादती हो रही है कि उसकी कौंसल जो है वो मौजूद नहीं है, तो कौंसल की नुमाइंदगी इसमें नहीं है। और अगर कोई होम्योपैथिक तंजीम इसको कोर्ट में लेकर जाएगी तो इसमें रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। वहां पे सलीमी साहब ने बताया भी कि कुछ लोगों से राब्ता भी हुआ है, लेकिन चूंकि इलेक्शन है इसलिए वो लोग वहाँ मसरूफ़ हैं और किसी ने इस पे रजामंदी का इजहार नहीं किया। तो मेरे ज़िम्मे ये लगा कि मैं कुछ लोगों से जो है वो बात करूँ और होम्योपैथिक तंजीमों से, और उनको ये जो सिचुएशन है इससे आगाह करूँ। तो यहाँ मैं अर्ज करूँ कि ये देखें, ये जो लेटर है, ये जो दूसरा अब लेटर आ गया है, इसमें जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब की मीटिंग है ये 23 अक्टूबर को 10 बजे होनी है और आधे घंटे की मीटिंग है सिर्फ। ये आप देख लें, नीचे जो है वो नर्सिंग काउंसिल और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की मीटिंग 10:30 बजे शुरू हो जाएगी उनके इंतजाम के सिलसिले में, और फिर 11 बजे जो इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसमें हॉटा को जम करने के बारे में जो मीटिंग है वो 11 बजे शुरू हो जाएगी। आधे घंटे की ये 3 मीटिंग्स होंगी। ये फाइनल मीटिंग है और ये होने जा रही है 23 अक्टूबर को। तो अगर कोई कोर्ट में जाना है, मैं ऑलरेडी ये व्लॉग जो है वो मैंने डिले किया, इसी वजह से डिले किया कि मैं राब्ते में था उन लोगों से और उनसे कोशिश कर रहा था कि कोई अगर कंसेंसस के साथ कोई टाइम जो है वो निकाल लें और उस पर बात कर लें तो उसके बाद मैं ये जो व्लॉग अपलोड करूं। लेकिन वो चूँकि मसरूफ़ हैं इसलिए वो फ़िलहाल मीटिंग मुमकिन नहीं थी, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से रब्ता करके अपनी गुजारिशात तो पेश करूँ। ये जो फाइनल मीटिंग है ये 23 अक्टूबर को होने जा रही
رہی ہے. اور اگر آپ نیچے اس کے اس میں جو ڈسٹریبیوشن میں جن کو کاپیز گئی ہیں, جن کو مخاطب کیا گیا ہے یا جن کو بلایا گیا ہے, اس میں دیگر لوگوں کے ساتھ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک کے پریزیڈنٹ کو بھی جو ہے وہ لیٹر جو ہے وہ گیا ہے. اب نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کا پریزیڈنٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جب کونسل ایگزسٹ نہیں کرتی تو پریزیڈنٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومیوپیتھس کی جو کونسل کی نمائندگی ہے اس کے بغیر ہی یہ ڈرافٹ جو ہے یہ منظوری کے مراحل طے کرے گا. اگر یہ جو ہومیوپیتھک کی تنظیمیں ہیں اگر یہ اس میں دلچسپی رکھتی ہیں تو کل منڈے کو اگر یہ کوئی رٹ فائل کرتی ہیں, آج کوشش کریں رٹ بنانے کی, تو ایک رٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں فائل کی جائے اور اس میں پلی یہ لی جائے کہ ہومیوپیتھک کونسل ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہماری نمائندگی کے بغیر یہ ڈرافٹ جو ہے اگر بنے گا تو یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ اگر پلی لی جائے تو ریلیف ملنے کے چانسز ہیں, لیکن یہ 2 دن کے اندر ہونا چاہیے. اگر کل 21 تاریخ ہے, اگر 21 تاریخ کو فائل ہوتی ہے اور 22 کو یہ لگ جاتی ہے اور 22 کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو 23 تاریخ والی میٹنگ جو ہے خاص طور پہ یہ نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی اور طب کے انضمام کی پینڈنگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر 23 تاریخ گزر گئی اور یہ جس طرح سے یہ سپیڈ میں کام ہو رہا ہے, جس طرح سے یہ لیٹر بھی بتا رہا ہے کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ میں جو ہے نا وہ یہ فارغ کرنے کے چکر میں ہے, تو اگر یہ 23 تاریخ کو انہوں نے فارغ کر کے اور فوری طور پہ کیبنٹ کو بھیج دیا, اس کے بعد اگر آپ کو کورٹ سے ریلیف ملتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ منسٹری کو تو یہی پابند کیا جا سکتا ہے نا کہ بھئی آپ ابھی نہ یہ میٹنگ کریں کیونکہ ان کی نمائندگی موجود نہیں ہے. اور جب یہ میٹنگ ہو جائے گی اور یہ جو منٹس ہیں اور یہ جو کاروائی ہے یہ اگر سمری آگے چلی گئی تو پھر منسٹری کے پاس یہ کہنے کا موقع ہوگا کہ ہم نے تو آگے بھیج دیے تو ہمارا تو کام ختم ہو گیا. تو ایک تو بات ہوئی یہ, اگر کورٹ سے کوئی ریلیف لینا ہے تو وہ 22 تاریخ تک لے لیا اگر گیا تو پھر تو فائدہ ہے, ادروائز اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا آئیے اب بات کرتے ہیں ہم کہ جو مجوزہ ڈرافٹ ہے اس کے اندر کون سی ترامیم جو ہیں وہ سخت ترامیم ہیں جو ہومیوپیتھس اور حکمہ کے حق میں نہیں ہیں. دیکھیں میرا ہمیشہ سے موقف رہا ہے, یہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ والے لوگ ہیں وہ اگر کونسل کا حصہ بنیں گے تو ریگولیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں کونسل کے جو سابقہ صدر ہیں محمود اللہ قباسی صاحب, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایک صاحب ہیں جو کہ مسلسل لاہور کے ایک کالج میں سپرنٹینڈنٹ بن کے جاتے ہیں, یہ جبکہ ان کا ٹیچنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو میں نے پھر اس میں یہی جواب دیا تھا ان کو, میں نے کہا کہ جی عباسی صاحب آپ جو یہ فرما رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پور ریگولیشن کی ایک مثال ہے نا, کہ اگر انٹرسٹ نہ ہوتا, ان لوگوں کے انٹرسٹ ہیں تو یہ اپنے لوگوں کو بھیجتے ہیں, کالج سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ واچ کرنے کے لیے وہاں پہ بھیجتے ہیں. اگر سلیکشن کے ذریعے اچھے ہومیوپیتھ آئیں گے اور پڑھے لکھے لوگ آئیں گے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا تو وہ پروفیشن کی بہتری کے لیے کام کریں گے. ان کی ساری توجہ جو ہے وہ پروفیشن کے لیے ہوگی, ان کی توجہ جو ہے وہ اس طرف نہیں ہوگی کہ جناب میں نے انرولمنٹ کیسے کرانی ہے, میں نے کالجز میں داخلے لوگوں کے کیسے کرانے ہیں, اور اگر میں نے کسی کو مطلب اٹھا کے سیکنڈ ایئر میں داخلہ دینا ہے اس سے پیسے لینے تو وہ کیسے کرنا ہے, تو وہ یہ لوگ نہیں کریں گے تو لامحالہ بہتری آئے گی. تو میرا پوائنٹ آف ویو آج بھی وہی ہے کہ نیچے جو ریگولیٹی ہے وہ اگر اوپر ریگولیٹر بن کے اپنے آپ کو ریگولیٹ کر رہا ہو تو وہ کبھی بھی اپنے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لے گا. تو یہ جو مجوزہ ڈرافٹ ہے اس کے اندر کچھ تجاویز ایسی ہیں جو بالکل ناقابل قبول ہیں. اس میں سب سے بڑی تو پہلی تجویز یہ ہے کہ جو کمپوزیشن آف کونسل ہے اس میں 10 ممبران رکھے ہیں, لیکن ان کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ وہ جو کونسل ہے وہ گورنمنٹ کی کونسل ہے, وہ ہومیوپیتھ کی یا اطباء کی کونسل نہیں ہے. اس میں 4 انہوں نے صوبوں سے رکھے ہیں بندے, اور وہ 4 صوبے میں مینشن نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے گا صوبے سے, اس میں مینشن نہیں ہے کہ کون ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ حکیم ہو سکتا ہے کہ وہ ہومیوپیتھ ہو, اور ہو سکتا ہے وہ دونوں میں سے ہی نہ ہو,
कहीं से एक्यूपंक्चरिस्ट आ जाए, कहीं से कोई फिजियोथेरापिस्ट आ जाए, कहीं से कोई कायरोप्रैक्टर आ जाए, कहीं से कोई इस तरह के लोग आ जाए और होम्योपैथी और उसका नाम ही ना हो, तो हम इसके खिलाफ हैं। और ठीक है कि सिलेक्शन हो, और 10 की बजाय हमने इसमें 11 मेंबर प्रपोज किए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस पर काम किया था, इसमें इस ड्राफ्ट को देखा था और इस पर काम किया था, और फिर मैंने अपने एक सीनियर दोस्त के साथ जो कानून के माहिर हैं और जो होम्योपैथ हैं, प्रैक्टिशनर हैं, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं और वो इन तमाम ऊंच नीच को समझते हैं, उनके साथ फिर मैंने डिस्कस किया। उनके साथ हमने 2-3 घंटे मीटिंग की और फिर हम जिस कंसेंसस पे पहुंचे वो ये है कि जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया कि ये प्रपोजल जो है वो नामुनासिब है। इसमें या तो चारों सूबों से 2-2 लोग होने चाहिए, एक होम्योपैथ और एक हकीम, ये मेंशन करें आपके 8 लोग ये हों, और 9वां एक डिप्टी सेक्रेटरी बजट हो, 10वां एक जो है वो एमिनेंट बैकग्राउंड से फेडरल गवर्नमेंट जिसे लाना चाहती है उसे ले आए, और 11वां जो है वो एक टीचिंग फैकल्टी से एक साहब हों। तो ये 11 मेंबर की काउंसिल जो है ये सफिशिएंट है। अगर आप 2-2 मेंबर जो है वो वहां से इस तरह से मखसूस नहीं कर सकते कि ये होम्योपैथ होगा या तबीब होगा, तो उसमें फिर हमने दूसरी सजेशन ये दी है कि सूबों से 4 सूबों से 8 लोग ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन से लें, जिसमें उन 8 में से 3 होम्योपैथ और 3 हुक्मा हों। 6 लोग होने चाहिए, और 2 जो हैं वो दीगर थेरेपीज से या दीगर सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ले लें आप, तो ये 8 हो गए, और 3 लोग वही जो एक डिप्टी सेक्रेटरी बजट, एक एमिनेंट बैकग्राउंड से, और तीसरा जो है वो टीचिंग फैकल्टी है उससे तीसरे साहब होने चाहिए। तो ये तो है काउंसिल की कंपोजिशन। अगर इलेक्शन नहीं वो मानते और सिलेक्शन होनी है तो फिर सिलेक्शन इस तरह से होनी चाहिए। दूसरा ये कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो बिल्कुल सिरे से ही ऐसी है कि वो गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको ले आए। 5 के 5 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं। हमने उसमें भी तजवीज़ ये दी है कि गवर्नमेंट के सिर्फ 2 लोग होने चाहिए, यानी एक तो डीजी हेल्थ या एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो इसका सरबराह हो, दूसरा जो मिनिस्ट्री से मेंबर हो वो या डिप्टी सेक्रेटरी हो या असिस्टेंट डायरेक्टर होम्यो हो या असिस्टेंट डायरेक्टर तिब हो, 2 ये लोग हों, और फिर 2 लोग जो हैं उनमें से एक सीनियर तबीब हो जो कि गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, एक सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हो जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करे, और एक टीचिंग फैकल्टी से एक साहब हो जिसको गवर्नमेंट नॉमिनेट करे। इस तरह से अगर ये 5 मेंबर्स की कमेटी होगी, 2 गवर्नमेंट के लोग होंगे, 3 प्राइवेट सेक्टर से अगर लोग आएंगे, तो ये एक रैशनल सिलेक्शन कमेटी होगी और ये इंतखाब जो है वो सही कर पाएगी। तीसरा हम ये कहते हैं कि ये जो सिलेक्शन जो होनी है उसका क्राइटेरिया भी एक्ट में मेंशन कर दिया जाए कि मेंबर्स में एक तो ये है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम्योपैथिक तबीब, ये तिब के सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता हो, और उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसने कोई रिसर्च वर्क किया है तो वो होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें एक्ट में मेंशन होनी चाहिए ताकि कोई अबहाम ना रहे और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है वो वजूद में आए। और तीसरी जो बड़ी तजवीज़ जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है वो ये है कि जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर का लफ्ज़ नहीं लिख सकता, और अगर वो लिखता है तो 2 लाख रुपया जुर्माना होगा। हमारा ये मानना है कि 1965 के एक्ट में इस सिलसिले में जो प्रोविजन है उसी को बहाल रखा जाए, और होम्योपैथिक डॉक्टर को होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो लिखने का इख्तियार होना चाहिए। ये तजावीज़ हैं। इन तजावीज़ को अगर हमारा वो पहला स्टेप जो है वो कामयाब नहीं होता, हम उसको रोक नहीं पाते, तो दूसरा महाज जो है वो हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और इस दूसरे महाज के तौर पे हमें ये तजावीज़ अपने तौर पे तरमीम करके और ये वहाँ पे सेंड करनी चाहिए। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी वहाँ पे मैंने ये तजवीज़ रखी थी, तो वहाँ पे सलीमी साहब ने बताया था कि हमने ये महाज खाली नहीं छोड़ा है। तो मैं बाकी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो समझदार लोग हैं, जो इन सिस्टम्स की बेहतरी चाहते हैं, वो इस मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में अपनी प्रपोजल जो है वो करके और वो वहाँ पे मिनिस्ट्री में भिजवाएं। क्योंकि मैंने 2 दिन पहले जो है वो मिनिस्ट्री में रब्ता किया था, तो वहाँ पे ज़राए ने बताया कि अभी तक किसी की तरफ से मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में कोई किसी किस्म की प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री में वसूल नहीं हुई।
تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ آج کل جو ہے وہ الیکشن کا دورہ ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ غیر مہذب قسم کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک بہت اچھے پروفیشن سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ جو کسی کی دل آزاری کرتے ہوں، دوسرے فریق کی دل آزاری کرتے ہوں، ایسے الفاظ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ اگر ہم غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، گھٹیا لینگویج جو ہے وہ ہم دوسروں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ہماری شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری تربیت کس طرح کی ہوئی ہے۔ تو میری تمام فریقین سے گزارش ہے کہ شستہ لہجے میں اپنی کنویسنگ کریں، اور اگر کوئی صاحب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں تو دلیل کے ساتھ اگر اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ جو ہے وہ آپ خاموشی اختیار کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔